नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एक दुनिया की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और दुनिया के साथ साथ भारत की भी है, उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। और उस प्रॉब्लम का नाम है ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम। आपने काफ़ी न्यूज़ में भी सुना होगा कि आजकल के जनरेशन ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा ले रही है और उसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं हमारे देश को। तो इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो बेसिक क्वेश्चन यही उठता है कि ये जो ड्रग्स वर्ड है इसका मतलब क्या है। तो नॉर्मली दवाइयों को ड्रग्स कहा जाता है या फिर दवाइयों के जो रॉ कंटेंट है या जिस प्रोसेस से बनती हैं उसको ड्रग्स कहा जाता है। तो और वही दवाइयाँ जो आप बीमार होते हैं उस टाइम जो टैबलेट्स आप लेते हैं, इंजेक्शन्स आप लेते हैं, उन सभी को ड्रग्स कहा जाता है। लेकिन आज के टाइम में यह ड्रग्स वर्ड एक काफ़ी नेगेटिव वर्ड बन चुका है। ड्रग्स का वर्ड आपके दिमाग में आते ही या फिर कहीं से सुनते ही नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। यानी कि ड्रग्स का इस्तेमाल गलत लेवल पे इतना हो चुका है कि ये अपने आप में ही ड्रग्स एक नेगेटिव वर्ड बन चुका है। और ड्रग्स को दो कैटेगरीज में या फिर दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। और पहली जो कैटेगरी है वो है प्लांट बेस्ड, यानी कि इसमें आते हैं कोकीन, कैनबीज या फिर ओपियम रिलेटेड ड्रग्स। ओपियम यानी कि अफीम। अब कैनबीज वो ड्रग्स होते हैं जो जैसे भांग आपने सुना होगा या फिर आपने सुना होगा marijuana जिसको गांजा कहते हैं बोलचाल की भाषा में, या फिर चरस सुना होगा। ये सभी कैनबीज की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा ओपियम आपने सुना होगा अफीम की खेती के बारे में भी। एक टाइप हो गया जो प्लांट बेस्ड जिसमें ओपियम और कैनबीज हो गए। अब दूसरा टाइप होता है सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग्स यानी कि जो लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं, जिनको आर्टिफिशियल तरीके से डेवलप किया जाता है। इसमें LSD वगैरह या फिर हम कह सकते हैं कि जो ट्रामाडोल वगैरह के इंजेक्शन्स होते हैं वो सभी इस सिंथेटिक कैटेगरी में आते हैं। अब आपके सामने मैं कुछ आंकड़े या फिर कुछ फैक्ट्स रखना चाहूँगा जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि यह प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा सीरियस है। तो 2017 में एक रिपोर्ट आती है ग्लोबली, और उस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडीज़। यह ग्लोबली प्रिपेयर करी गई और यह रिपोर्ट कहती है कि लगभग हर साल 7.5 लाख लोग ड्रग्स की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं, यानी ड्रग्स की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। या तो उन्होंने ड्रग्स ओवरडोज ले लिया या फिर कोई और कारण रहे होंगे। तो 7.5 लाख लोग दुनिया में ड्रग्स की वजह से 2017 में मर रहे थे। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में वही 22,000 का आंकड़ा है, यानी कि 22,000 लोग ड्रग्स की वजह से डेथ हो जाती है उनकी। अब इसके बाद है एक ऐसा आंकड़ा है जिसको सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे, और वो है कि ग्लोबली जब ड्रग स्मगल होता है या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग हम बोल सकते हैं, यानी कि जब ड्रग्स एक दूसरे से दूसरे जगह पे जाता है, या फिर जो ड्रग्स का टोटल बिजनेस है ग्लोबली, उस टोटल बिजनेस की कीमत है 650 बिलियन US डॉलर, यानी कि 650 बिलियन US डॉलर। अगर इसको आप इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो ये अमाउंट लगभग 52 लाख करोड़ के इक्वल है। अब इस डेटा को मैं एक डेटा से कंपेयर करता हूँ। क्या आपको पता है कि इंडिया का पूरे इस 2023-24 का बजट एक साल का कितना है? आप गैस कीजिए। चलो मैं आपको बताता हूँ। इंडिया का 2023-24 का जो बजट है वो है 43 लाख करोड़। तो अब देखिए इंडिया का पूरा बजट, एक इतने बड़े देश का बजट 43 लाख करोड़ रुपए का है, और ड्रग्स जो इसका बिजनेस है ये है 52 लाख करोड़ का। तो इंडिया के बजट से भी कितना ज़्यादा है। तो इस आंकड़े को देखकर शायद आप इसकी सीवियरिटी या फिर इसकी सीरियसनेस को समझ पाए होंगे। अब एक इंडिया में एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, और वह रिपोर्ट प्रिपेयर करता है एम्स दिल्ली का एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर। ये रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में 2018 में लगभग 2.5 करोड़ लोग ओपियम एडिक्ट थे या फिर ओपियम से बने हुए वेरिएंट्स लेते थे। अब ओपियम के वेरिएंट्स में आते हैं हीरोइन, ब्राउन शुगर वगैरह, स्मैक वगैरह। ये सभी इनका जो बेस कंटेंट है वो अफीम रहता है, उसी से ये सारी चीज़ें बनती हैं। अब इसके बाद बात आती है कि कौन से स्टेट के लोग ज़्यादा करते हैं। तो मिजोरम सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद पंजाब, फिर उसके बाद दिल्ली। तो ये 3 टॉप स्टेट्स हैं जहाँ पे ड्रग्स वगैरह के केसेस काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिले हैं।
अब एक कैनबीज वर्ड में बार बार यूज़ कर रहा था, उस कैनबीज में एक ऐसा नशा है जिसको गवर्नमेंट ने इलीगल या फिर उस पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हुए हैं, वो है भांग का नशा। यह आप भी अच्छे से जानते होंगे। अब इसके बाद आंकड़ा है कि कैनबीज कहाँ पे लोग ज़्यादा या फिर भांग वगैरह से रिलेटेड कहाँ पे लोग ज़्यादा नशा करते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर यूपी, फिर उसके बाद पंजाब, फिर सिक्किम। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि काफ़ी जगह पे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे 7 सिस्टर्स आते हैं, आपको पता है, जो अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, असम, ये सभी स्टेट्स हैं, सिक्किम, ये सभी स्टेट्स उसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आते हैं। यहाँ पर नशा काफ़ी ज़्यादा है। एक साइड इंडिया की वेस्टर्न साइड यानी कि पंजाब में नशा काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या आप इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, आप गैस कर पा रहे हैं? ठीक है, मैं आपकी कन्फ्यूज़न को दूर कर देता हूँ। तो 2 ऐसी जगह हैं, एक का नाम है गोल्डन क्रीसेंट यानी कि उसको कहा जाता है, उस पर्टिकुलर जगह का तो नाम नहीं है लेकिन उसको कहा जाता है। एक गोल्डन क्रीसेंट है और एक गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन क्रीसेंट में एरिया आता है कुछ अफ़गानिस्तान का, कुछ ईरान का और कुछ पाकिस्तान का, यानी कि इन तीनों के कॉमन बॉर्डर का एक एरिया है जिसको गोल्डन क्रीसेंट कहते हैं। और एक जगह है गोल्डन ट्रायंगल, वह है साउथ ईस्ट एशिया में। ये म्यांमार, वियतनाम, लाओस, इन सभी के बॉर्डर पर यह गोल्डन ट्रायंगल है। अब ये गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल दो जगह हैं, इन जगहों पे अफ़ीम के लिए काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है और उसी के चक्कर में वहाँ पर अफ़ीम की खेती होती है। और इलीगल तरीके से दूसरे देशों में हो रही खेती अफ़ीम की, उसको इंडिया में गलत तरीके से डंप करवाया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट से छिप के इंडिया में डंप करवाया जाता है और इंडिया के लोगों तक नशा पहुंचाया जा रहा है। इस पर इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी स्टेप भी ले चुकी है। तो एक कारण तो ये है कि विदेशों से इंडिया में नशा आ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि क्या इंडिया में अफीम की खेती नहीं होती है? और जाहिर सी बात है, उठना भी चाहिए। तो इसका जवाब है हाँ, होती है। इंडिया में अफीम की खेती होती है, लेकिन यह खेती पूरे तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल रहती है, यानी कि करता तो आम इंसान ही है, लेकिन कहाँ पे खेती हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो सकती, एक इंडिविजुअल या फिर एक इंसान कितने पर्टिकुलर ज़मीन पर अफीम उगा सकता है, कहाँ बेच सकता है, ये सब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। तो फिलहाल इंडिया के केवल 3 स्टेट्स में इसकी परमिशन दी हुई है, और वो स्टेट्स हैं, एक तो राजस्थान, एक एमपी और एक यूपी। इसका ज़्यादातर हिस्सा यानी कि जो इंडिया में अफीम की खेती होती है वो ज़्यादातर राजस्थान से आती है। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट, ये 2 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर अफीम की खेती होती है। और इस सारी प्रोसेस को या फिर इस ओपीएम कल्टीवेशन को उस पर निगरानी रखने के लिए इंडिया में एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंडर है एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और उसके अंडर एक यूनिट है, उसका नाम है गवर्नमेंट ओपीएम एंड एल्कलॉइड फैक्ट्रीज। तो यह जो यूनिट है, इसका काम है, इसकी देखरेख में पूरी खेती होती है, और यही एडमिनिस्टर या फिर हम कह सकते हैं ओपीएम कल्टीवेशन को यानी अफीम की खेती को मॉनिटर करते हैं। इनकी निगरानी के बिना कुछ भी नहीं होता है। हर साल फार्मर्स के या फिर जो अफीम की खेती करते हैं उनके लाइसेंसेज रिन्यू किए जाते हैं, और लाइसेंसेज रिन्यू करने के डिफरेंट पैरामीटर्स है, किसका लाइसेंस रिन्यू होगा, किसका रद्द हो सकता है, तो उसके अलग अलग गवर्नमेंट के पैरामीटर्स हैं। तो आपको समझ आया होगा कि कितना सीरियस इसका मिसयूज़ हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट ने, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसको अपने अंडर ले रखा है। अभी आपने इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को भी समझ लिया, कैसे कैसे ये चीज़ें आती हैं ये समझ लिया। अब बात उठती है कि इससे क्या देश को नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, या फिर कैसे क्या मतलब। तो ओबियसली अगर आपने भी अपनी नॉर्मल लाइफ में नॉर्मली महसूस किया होगा कि अगर कोई नशा करता है तो उसकी सराउंडिंग कैसी होती है, या फिर उसकी फैमिली पे उसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। तो ऐसे ही अगर इंडिया की जनरेशन सही कामों को छोड़कर गलत कामों की तरफ या फिर नशे की तरफ जाएगी तो डेफिनेटली उसके भी नुकसान ही होंगे। तो इन सभी चीज़ों पे गवर्नमेंट काम भी कर रही है। उसके लिए एक एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का काम है कि जो ड्रग एब्यूज़ के केसेस हो रहे हैं या फिर ड्रग्स का मिसयूज़ हो रहा है, उन सभी केसेस को हैंडल करना, और यह काफ़ी अच्छे से काम भी कर रहा है। नॉर्मली आप देखेंगे कि तो ये कन्विक्शन रेट किसी भी क्राइम में बहुत कम रहता है, लेकिन इसका कन्विक्शन रेट ड्रग एब्यूज़ के केसेस में मोर देन 80% है। कन्विक्शन रेट का मतलब है कि कोई कंप्लेंट रेज होती है किसी भी क्राइम के लिए,
और उस कंप्लेंट रेज होने के प्रोसेस होने के बाद कितने लोगों को सज़ा मिल पाती है या फिर उस पर फाइनल वर्डिक्ट दी जाती है। तो कन्विक्शन रेट काफ़ी अच्छा है, इसका मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ठीक ठाक काम कर रहा है। लेकिन अभी भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास मैन पावर की काफ़ी कमी है, रिसोर्सेज की काफ़ी कमी है, फंडिंग की काफ़ी कमी है। इन सभी पैरामीटर्स पर इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि और ये इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से काम कर पाए और देश को नशे से बचाया जा सके। अब लास्ट में मैं आप लोगों से यही एक अपील करना चाहूँगा कि अगर आप भी अपने आसपास किसी भी इंसान को इन सभी गलत चीज़ों में देखते हैं तो आपका एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप उसको मोटिवेट करें, कोशिश करें कि उसकी हेल्प करें, क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि इंसान खुद कोई भी हैबिट छोड़ना तो चाहता है लेकिन उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। अगर आप उसके कैपेबल हैं, इतने समझदार हैं, तो कोशिश करें कि उसको उस जो दलदल है उससे बाहर निकाला जाए। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इलीगल तरीके से हो रही हैं तो आपको वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी करनी चाहिए ताकि इन सभी चीज़ों पर शिकंजा कसा जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने एंड तक देखा उसके लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच।